नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं रामो सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उस पे डिस्कस करते हैं जिसे रिस्क कहते हैं। रिस्क है क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष तरह का है। डीलिंग विद द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दो है, एक नॉन लाइफ एक लाइफ। under which the insurer undertakes to protect the insured from a specific loss if it occurs। अगर लाइफ के केस में भी डेथ का जो अकुरेंस है उसका कंडीशन है, और जनरल इंश्योरेंस के केस में भी जो इंडेमनिफिकेशन है वो भी शर्त का है जो अंडरटेक करता है कि इस स्थिति में, एक्सीडेंट की स्थिति में हम ऐसा देंगे। दस ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व रिस्क। जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इन्वॉल्व रिस्क इन्वॉल्व है उनमें, और जो वो जिस क्षमता को ये बियर करते हैं उसी को हम रिस्क कहते हैं। वर्चुअली टू बियर स्पेसिफिक रिस्क इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वही सब्जेक्ट मैटर है इसका। इंश्योरर बियर द लॉस इन केस ऑफ कंटीजेंसीज टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट आफ्टर डेथ। लाइफ इंश्योरेंस के केस में उसके डेथ के बाद कुछ जो अमाउंट देते हैं इन केस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, और जो इंडेमनीफाई करते हैं जनरल इंश्योरेंस के केस में इंडेमनिफिकेशन की जो अमाउंट होती है, जहाँ तक वहाँ हम इंडेमनीफाई करते हैं, जो सम इंश्योर्ड होती है, आईडीबी होती है, या और भी जो भी मानदंड होते हैं उनके हिसाब से। लॉस इन केस ऑफ फायर, मरीन एंड इंश्योरेंस, ये जब जनरल इंश्योरेंस के लॉसेस हैं वहाँ इंडेमनिफिकेशन रहता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो बी टेकन एज ए डिवाइस टू इंडेमनीफाई द लॉस अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टेन रिस्क। अनसर्टेन रिस्क जो हैं उनमें भी, उसमें भी इंडेमनिफिकेशन के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो भी टेकन एज ए डिवाइस टू इंडेमनीफाई द लॉस अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टेन रिस्क फॉर कंसिडरेशन। और यही ये करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे। और कंसिडरेशन क्या है? प्रीमियम। वो प्रीमियम जो कैलकुलेट करके उनसे लेते हैं उसके अगेंस्ट ये एश्योरेंस देते हैं, जो एश्योरेंस देते हैं कि डेथ के बाद हम ये दे देंगे, आपके लॉस के बाद हम ये दे देंगे। और वही क्षमता ही रिस्क टेकिंग की इनकी क्षमता है, रिस्क बियरिंग की क्षमता है। और केस कैन से द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द रिस्क डील्स विथ। जो इंश्योरेंस का जो लाइफ ब्लड है वो वही है रिस्क इट डील्स, जिस रिस्क को ये डील करती है। आपने देखा हो कितने पेरिल है, ये कवर है, ये कवर है, ये कवर है, फायर में कुछ कवर है, मरीन में कुछ कवर है, इंश्योरेंस मोटर में कुछ कवरेज है, लाइफ में जो कवरेज है। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द रिस्क कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द रिस्क कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नेचर रिस्क का क्या नेचर है। दूसरा है द डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिस्क, उस रिस्क से जो लॉस अराइज कर रहा है वो बाय द इंश्योरर में। द एबव टू फैक्टर्स आर मटेरियल फॉर बोथ, वो दोनों के लिए हैं, बोथ द पार्टीज इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, दोनों के लिए वो मटेरियल हैं, दोनों के लिए मटेरियल हैं, क्योंकि वो अंडरटेक करता है और ये जो है ना एश्योर्ड हो जाता है कि हमने पैसा दिया है तो इसलिए हमें ये मिलेगा। द इंश्योरर कैलकुलेट्स द प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी, जो भी बारंबार, या प्रोबेबिलिटी मीन्स उसमें बहुत फैक्टर हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक आशा के बात की है, इतना ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं। नेचर, एक्सटेंट, रिस्क फ्रॉम विच द इंश्योर्ड डिजायर्स टू बी प्रोटेक्टेड, जो रिस्क वो प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाहता है उन सब की कैलकुलेशन करके प्रीमियम को डिसाइड करते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू एश्योर्ड एज फ्रॉम दैट ही कैन नो द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ द रिस्क covered by the contract so that he may adjust his economic affairs and to the insurer। अब उसमें दूसरा, वो तो अपना सारी कैलकुलेशन कर लेता है कि बंदे में अंडरटेक कर रहे हैं और इतने पैसा हमें प्रीमियम लेंगे, और दूसरा जिसको बीमा कराना है उसे ये भी देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कवरेज ले सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है और वो एक्सप्लेन करते हैं, उनमें समझ में आता है तो उसका प्रीमियम कैलकुलेशन होता है, तो प्रीमियम बढ़ता जाता है तो उसका कवरेज बढ़ता जाता है, प्रीमियम घटता है उसका कवरेज घटता जाता है। ये है
because he has to calculate the exact premium required to cover it, the risk remains uncertain till the contingency है। और जब तक कोई घटना नहीं होती भाई, किसी का मृत्यु का ले आपने ले लिया, वो जब तक उसकी मौत नहीं हो तब तक तो घटना नहीं हुई ना। ऐसे ही अगर कोई लॉस नहीं आया, इंडेमनिफिकेशन का कोई मैटर नहीं आता है। तो ये है एक्सटेंट ऑफ रिस्क। जो एक्सटेंट ऑफ रिस्क क्या है इन लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर हिज डेथ, उसके डेथ होने तक या उसके लाइफ तक का, पूरे लाइफ तक का कई कवरेज क्या होता है कि वो लाइफ में अगर वो डेथ के बाद बच गया तो ये अमाउंट मिलेगी, और डेथ हो गई तो ये अमाउंट जाएगी उसको, वो चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, और चाहे वो 20 साल चले तो 20 साल के बाद उसको मिलेगा। ये तो लाइफ का होगा। रिस्क डिपेंड्स अपॉन हैबिट्स इन लाइफ, और ये जो रिस्क लेते हैं वो कई बार ऐसा तो ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आएगा और एक शराबी आदमी है एकदम मरने के कगार पे, उसका थोड़ा इंश्योरेंस करेगा, लाइफ इंश्योरेंस करेगा। इसकी लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं। वही चीज़ है, उसकी कंडीशन देखेगा, उसका स्टेटस देखेगा, उसकी नौकरी देखेगा, उसका काम देखेगा, उसका वर्क देखेगा, उसके धन देखेगा, उसके पैसे देखेगा, उसकी सेफ्टी देखेगा, और सब चीज़ें ये सब देखने के बाद ही जो है ना उसकी हैबिट क्या है, उन सबसे एनवायरनमेंट और कहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट रह रहा है। एक आदमी माइन में रह रहा, पता नहीं कब दब जाएगा, मर जाएगा। कोई और रिस्की जगह पर रह रहा है, वहाँ कब दब जाएगा, मर जाएगा। वह सब ये सारे फैक्टर देख करके प्रीमियम भी कैलकुलेट होते हैं, ये सारे फैक्टर देख करके इंश्योरेंस भी किए जाते हैं, और वो रिस्क अंडरटेक भी करते हैं। इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस ये फायर, मरीन, मिसलेनियस इंजीनियरिंग में जो है उसमें भी वही हाल है, उसमें भी वही हाल है। Contract of the indemnity is so risk of the insurer extend to the extent of the loss under contract irrespective of the policy amount, जो policy amount है उसके, because insurance liability is to indemnify the insured only against the loss caused during the period। policy period ये है एक एक साल का होता है, उस एक एक साल के पॉलिसी पीरियड में वो रिन्यू करते रहते हैं, और उस पीरियड में अगर एक साल जिस पीरियड में ये पॉलिसी कमेंसमेंट हुआ है और इफेक्टिव डेट से लेकर के सीजिंग डेट तक पूरी है, उसी में लॉस आ गया तो उसको पे करेंगे, और वो जो सब इंश्योर्ड है उस मैक्सिमम अमाउंट इंडेंटिफाई होगी, और अगर पार्शियल लॉस है तो पार्शियल लॉस दिया जाएगा। और भी लॉस हैं तो जिस तरह सबके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, वो जिसको कि हमने अपने वीडियो में बहुत बताया हुआ है, सब लॉस हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ थी, बेसिक पहले बताया, लेकिन अभी ये बहुत गहराई वाली चीज़ है, इस वजह से इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। मरीन का केस अलग थोड़ा सा है, तो मरीन में इन मरीन इंश्योरेंस द रिस्क डिपेंड्स ऑन द यूसेज ऑफ द ट्रेड। जो ट्रेड मीन्स उसका रिस्क, जो यूजेज ऑफ ट्रेड, रूट ऑफ बॉयज़ कहाँ किधर जा रहे हैं, उसका रूट कहाँ है, कौन सा समुद्र से किस तरफ वो जा रहे हैं, कहाँ रिस्क है, कैसे है। पेरिल्स ड्यू टू द विंड्स, और हवाएं कौन सी बहती हैं, कैसे बहती हैं, हवाओं के विपरीत सापेक्ष और निरपेक्ष का भी मामला रहता है। द स्टॉर्म लॉस ओकेजन ऑन द लैंड, वाटर डेंजर्स हैं, कहीं पर कैप्चर का भी डेंजर्स है, कहीं पर सीजर का डेंजर है। पायरेसी भी तो होती रहती ना, पायरेट्स का भी है, म्यूटिनी ऑफ द क्रू है, और इंसरेक्शन ऑफ द नेटिव्स है, एंड द डेंजरस कोस्ट है, बहुत कुछ कोस्ट डेंजरस हैं वहाँ पे भी है। सेक्शन 55(2) ऑफ द एमआई एक्ट, मतलब मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 स्टेट दैट द काइंड ऑफ लॉसेज कंसीडर्ड एंड नॉट कास्ड बाय द रिस्क इंश्योर्ड, losses considered and not caused by the risk insured, not caused by the risk insured। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी में क्या है, अभी वो हमने देखा उसमें मरीन में बताया, कोस्ट गार्ड और ये वो सब चीज़ें मिला करके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में द रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, सच ए मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैसी कहाँ पे प्रॉपर्टी है, किस जगह पे प्रॉपर्टी है, पेरिसेबल है, नॉन पेरिसेबल। कुछ आइटम मूवेबल हैं वो पेरिसेबल ही नहीं है, कुछ आइटम पेरिसेबल हैं वो तो 6 महीने में ख़त्म होने वाले हो जाएंगे। ऐसा ये इट्स करेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया है, लाइफ, लोकेशन, एक्सपोजर, आउटसाइड डेंजर, बाहर से क्या खतरा है, एंड इनहेरेंट डिफेक्ट्स, उसके अंदर भी क्या डिफेक्ट है। कोई मशीन है, प्लांट है, वो तो डिजाइन डिफेक्ट भी हो सकते हैं। यूसेज बाय ये सेड एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड मीन्स ये ऊपर वाले जो भगवान बारिश करते हैं तो सूखा पड़ता है, और वो सब चीज़ें इन्वॉल्व है, बादल है, बिजली है, सब उसी के हैं। भूकंप है, समुद्र के अंदर आने वाली जितनी भी सुनामी पुनामी है, सब जो भी है क्राफ्ट। अच्छा, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड लाइक दी हैवी रेनफॉल है, फ्लड्स है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, क्रॉप्स हैं, फायर हैं, राइट हैं, सिविल कमोशन भी है, सिविल कमोशन को भी जोड़ दिया।
फायर इंश्योरेंस में अब आ जाते हैं। फायर इंश्योरेंस में क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ द फायर इंश्योरेंस काज ऑफ फायर इज इमटेरियल, वो कैसे फायर लगी है उसका इमटेरियल है। एंड डेल्ट विथ इन केसेस ऑफ द प्ली ऑफ द डिफरेंसेस दैट फायर ओकेजन बाय द विलफुल एक्ट ऑफ इंश्योर्ड एंड द फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड, किसी भी तरह का फाउल प्ले अपने आप लगाया गया हुआ, बिल्कुल कोई एक्टिविटीज़ करी गई हुई है, जानबूझ करके उनमें आग लगाई गई है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके फायर के लॉसेस कवर होते हैं। और ये सब चीज़ें इसीलिए वेरीफाई होती हैं, इन्वेस्टिगेट होती हैं, बल्कि कई बार फॉरेंसिक जांच भी होती है। ऑल रिस्क पॉलिसी मीनिंग, अभी तक वही रिस्क में ऑल रिस्क कहते हैं कि हमने ऑल रिस्क कवर करा रखा है, उस रिस्क में उसको भी देखते हैं ऑल रिस्क कवर क्या कराए हैं। It has been explained by the House of Lords, England, in British and the Foreign Marine Insurance Company versus Gaunt while analyzing Gaunt है कोई वहाँ पे जो ना वो पार्टी थी उनके साथ एनालाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑल रिस्क पॉलिसी का वहाँ कंसेप्ट उन्होंने एनालाइज किया है, समझने की कोशिश किया है और आपको समझाने की कोशिश किया, हम समझते हैं। It was held that the phrase does not cover all eventualities damage due to wear and tear, also inevitable depreciation would not be included in its ambit। हाउस ऑफ लॉर्ड में भी ये सब डिसाइड हुआ है, जो कहते हैं कि लोग हमारा बियर एंड टीयर लॉस क्यों नहीं कवर कर रहे हो और हमारे जो भी डिप्रिसिएशन है उनको क्यों नहीं कवर कर रहे हो। कवर करते हैं, अब आजकल एड ऑन दे करके कवर करते हैं, लेकिन बियर टीयर नहीं कवर कर रहे हैं। और बियर टीयर को भी कुछ ही कोई प्लान कर देगा कि बियर टीयर भी हम देंगे, तो जो भी है। On the other hand, it is not necessary for the insured to prove the precise way in which the damage did occur and burden of the proof of किसी भी तरह का जो प्रूफ है लॉस पे। भाई लॉस आपके पास आया, इंश्योर्ड के पास लॉस आया, तो इट इज ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू शो द लॉस, दिखाना है, शो द लॉस एंड गिव क्लियर पिक्चर ऑफ द हैपनिंग एंड आल्सो जो है ना गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अब वो कोई भी डिस्प्रूव करना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी वाला आदमी डिस्प्रूव करना चाहता है, तो वो उसका ओनस है, मतलब वो उस पर जाएगा। वही ही अगर उसे सिद्ध करना है कि हाँ ये गलत लॉस बता रहे हैं, ये गलत है, तो वो गलत साबित करेगा। आप मतलब इंश्योर कुछ नहीं करेगा उसमें, इंश्योर तो दिखा देगा जी अपना। सो दैट द डैमेज ड्यू टू द सम फॉर्च्यूनस सर्कमस्टेंसेस आर कैजुअलिटी, जो भी कैजुअलिटी हुई है उसके दुर्भाग्य से हुई है। वेयर इंश्योरर विशेस टू प्लीड दैट द loss falls within some exception in the policy, the duty is then shifted to him to prove the fact। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये कहना चाहती है कि ये आपका लॉस इस पेरिल में नहीं है जो आपने कवर करवा रखा है, इसमें है जिसको हमने नहीं कवर किया है, तो इट इज़ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू डिस्प्रूव दैट दिस लॉस डज नॉट कवर्स अंडर दिस पेरिल, अंडर दिस पेरिल इट इज़ कवर्ड अंडर दिस पेरिल। सो उसकी जिम्मेदारी है, अगर ऐसा नहीं है वो एक्सप्लेन किया हुआ सबको देखा, लेकिन अगर कवर्ड है तो उनको बनती है। द प्रिसाइज वर्डिंग ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिसी कुड चेंज द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द बर्डन ऑफ द प्रूफ इफ क्लियरली ड्राफ्टेड। और अगर जो भी पॉलिसियाँ ड्राफ्ट की जाती हैं उनमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। आजकल प्राइवेट कंपनियाँ बहुत टर्म्स कंडीशन लिखती हैं, लेकिन कुछ कुछ उसमें और भी चीज़ें जोड़ देती हैं जिनको कि उनका कोई औचित नहीं होता है और वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं लीगल दुनिया में स्टैंड नहीं करते हैं। इंश्योरर इंडेमनीफाइज द इंश्योर्ड ओनली अगेंस्ट द लॉस काज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस फॉर विच डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट काज इज द पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट। जो प्रॉक्सिमेट काज है उसी को कवर करते हैं, उसी को कवर किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनियां उसको पे करती हैं और उसका पीरियड है 1 साल का, जो पीरियड है, जो भी पीरियड है उस पीरियड के अंदर ही है। द रिस्क इंक्लूड्स, क्या है रिस्क में इंक्लूड क्या होते हैं, लॉस कॉज्ड दैट इज रिस्क ब्रॉट अबाउट बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द इंश्योर्ड, जो नेग्लिजेंस ऑफ इंश्योर्ड का है उसका, हिज सर्वेंट, उसके सर्वेंट का, और दूसरे आदमी का भी, तीसरे आदमी का भी। भाई आप गाड़ी चला रहे हो, इंश्योर्ड हो तो आप चला रहे हो, नहीं चला रहे हो तो ड्राइवर चलाएगा, उसकी भी गलती, आपकी भी गलती, और कोई आदमी दूर बाहर से ले आकर के ठोंक दिया, उसकी भी गलती कवर कर रही है ना। आपको एक्सीडेंट मिलता है ना, मिलता है। एज प्रोटेक्टिंग द इंश्योर्ड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेग्लिजेंस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, और ये
बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा जो है ना पॉजिटिव चीज़ है कि आपको वो कवरेज मिल रहा है और आप किसी भी हालत में अपने आप को इंडेमनिफाई कर लेते हैं, आप अपने लॉस के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ऐसा प्रावधान है जो उसमें आपका भी नेग्लिजेंस, आपके सर्वेंट का भी नेग्लिजेंस और किसी तीसरे आदमी का भी नेग्लिजेंस कवर हो जाता है। रिस्क ब्रॉट अबाउट फुल्ली और मैलिशियसली बाय द इंश्योर्ड सर्वेंट और स्ट्रेंजर्स। रिस्क ब्रॉट अबाउट विलफुल्ली, अगर कोई विलफुल एक्टिविटीज है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है, विलफुल एक्टिविटी और ग्रॉस नेग्लिजेंस दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा मैच करती हैं, लेकिन विलफुल एक्टिविटीज बिल्कुल कवर नहीं है। द रिस्क डज नॉट इंक्लूड, और रिस्क ये क्या नहीं कवर करता है, रिस्क काज्ड बाय द विलफुल मिसकंडक्ट आप इंश्योर्ड के का जो बिल्कुल मिसकंडक्ट है उस पर भी नहीं कवर करती है, उनके नौकरों को भी नहीं कवर करती है। विद हिज कनाइवेंस, अगर उसके कनाइवेंस से उसकी राजामंदी से कोई गलत काम कोई ड्राइवर कर रहा है या कोई सर्वेंट कर रहा है तो भी नहीं कवर होता, तो भी नहीं कवर होता। तो लॉस ड्यू टू डैमेजेस बियर एंड टियर, जो बियर एंड टियर के डैमेज हैं जो उसको भी नहीं कवर करते। लॉस ड्यू टू इनहेरेंट वाइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर insured as B and C, the risk is such that it must happen and the risk in insurance that which may happen and which must happen, जो happen होना है होता है होगा, must happen तो हो ही नहीं सकता है, उसका इंश्योरेंस ही नहीं होगा, जो अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा उसको कवर करती है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट रिस्क के एलिमेंट कौन कौन से हैं, रिस्क डिपेंड्स ऑन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट अगेंस्ट इट्स हैपनिंग सूनर और लेटर, जल्दी जो भी देर से हो या जल्दी हो। इन लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, हैबिट्स इन लाइफ और मोड ऑफ लिविंग, आदमी के रहन सहन और उसकी हैबिट्स हैं वो कवर वो उसको देखा जाता है, ऑक्यूपेशन देखा जाता है, इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में रहता है, करेक्टर उसका क्या है, चरित्र ही खराब है, चोर है, डकैत है, बदमाश है तो मारा जाएगा ही। हेरिडिटी है, उसकी हेरिडिटी मतलब खानदानी हिसाब से कब कितना तक जिंदा रह सकता है, पता नहीं उसको कौन सी बीमारी है कैसी है। एंड पोजीशंस एंड स्टेटस इन लाइफ, उसका स्टेटस क्या है जीवन में, प्रीवियस इलनेस पुरानी बीमारियां क्या हैं उसके हिसाब से भी इंश्योरेंस किया जाता है। पता लगा उसको बीमारी है, कैंसर है और बीमा करा के बैठ गया, 1 साल में मर जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी सारा पेमेंट करेगी। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोजर टू सोशल डेंजर, और कुछ ऐसे भी मामले हैं जो सोशल डेंजर में है, आदमी क्रिमिनल टाइप का है या कुछ ऐसी गलत गलत चीज़ें करता है जिसकी वजह से सोशल डेंजर उसके पास है कि उसको कभी भी मारा जा सकता है, कोई भी मार सकता है, पुलिस भी मार सकती है, कानून भी मार सकता है, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आते हैं। अभी दूसरा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, पेरिसेबल प्रॉपर्टी होती है, इनपेरिसेबल प्रॉपर्टी होती है, करेक्टर और उनके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं प्रॉपर्टी के। अब गेहूं रख दिया भाई साहब, साल भर में खराब हो जाएगा, 6 महीने में खराब हो जाएगा, 2 महीने में खराब हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है, हलवा है, पत्थर रख दिया वो नहीं खराब होगा, यही चीज़ है। एक्सपोजर टू आउटसाइड, बाहर से क्या एक्सपोजर हो रहा है, आउटसाइड से कोई बात चीज़ आई है, बाढ़ है, कुछ भी है, पानी है, इनंडेशन है, कैसे खराब कर देगा। तो सिचुएशन एंड लोकेलिटी, और किस लोकेलिटी में रखा हो, पता लगा चोरी करने वाले लोग चुरा के ले जाएंगे, तो वो लोकेलिटी पे भी एक्सपोजर टू आउटसाइड डेंजर्स का है। इनहेरेंट डिफेक्ट्स, उसमें अंदरूनी डिफेक्ट्स अगर हैं कोई भाई चीज़ें, कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ का जो है ना आपने इंश्योरेंस करा रखा है, उसकी डिज़ाइन फॉल्ट ही है, डिज़ाइन फॉल्ट जिसकी वजह से आप को बाद में पता लगता है लॉस है, तो वो भी कवर नहीं दी जाती है। यूज एंड हैबिट ऑफ द इंश्योर्ड, और एश्योर्ड इस कंडीशन में भी एश्योर्ड की हैबिट देखी जाती है, पता लगा वो यही काम कर रहा हो, फर्जीवाड़ा ही करके इंश्योरेंस लेता रहता हो और इंश्योरेंस को क्लेम करता रहता हो, जैसा होता है करते हैं लोग। द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का टाइटल पक्का होना चाहिए भैया, ओनर होना चाहिए टाइटल का ओनर उस पर। नॉन, उसके बाद फिर मरीन इंश्योरेंस, वो BCD बोल रहे थे ना, तो ABC बोल रहे थे ना, तो ABC, अब AC में मरीन आ गया जी। बॉयज़ जा रहा है, इट्स नेचर, बॉयज़ का नेचर क्या है, द रूट्स ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ का रूट किधर को है, कहाँ पे है, कहीं पर इसकी जगह पे तो नहीं जा रहा है। द विंड्स एंड स्टार्म, किधर से विंड है, किधर से स्टार्म है, और कहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है या सापेक्ष है, निरपेक्ष है। एंड डेंजर्स ऑफ द बियर एंड टीयर, बियर वो वार का भी डेंजर है, वार का भी डेंजर है, और कैप्चर और सीजर का भी डेंजर है।
एंड और जो है आपका जो है ना डेंजरस पोस्ट भी होते हैं, तो वो मरीन में भी वो रिस्क हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने रिस्क पे काफ़ी बातें हो गई कर लिया, और मैंने इसको नोट भी किया था, कई जगहों से मिला करके मिक्स किया है, और आशा है कि आप लोगों ने इसे सुना है, समझा है, समझने की कोशिश करें हैं, समझे। एकदम सरल भाषा में हमने बोला, अंग्रेजी भी उनकी है, अंग्रेजी में भी बोला जा सकता था, लेकिन हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, समझाने की कोशिश के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंश्योरेंस सब्जेक्ट पे आपको अगर 100 से 150 वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखें, पढ़ें और आगे लोगों को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।